अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन या कॉज या टेन जिनके अंदर आता है y की वैल्यू में, उनका आपने क्या फाइंड करना है? पीरियड फाइंड करना है। ठीक है। अब पीरियड क्या होता है? ये वर्ड टाइम पीरियड से निकला है, और टाइम पीरियड होता है जैसे एक दौरानिया कंप्लीट होकर दोबारा से जो चीज़ रिपीट होने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिन की मिसाल दूं तो हमारे 24 घंटे होते हैं। ठीक है। तो 1 बजे से 12 घंटे तक, फिर दोबारा 24 घंटे तक पूरा दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा से वही दिन शुरू हो जाता है। तो फिर 1 बजे से 2 बजे से आपका 24 घंटे का दौरानिया रिपीट पे हमारा डेली शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस रोटेशन को जो हमारी हो रही है, रिपीट हो रही है डेली की बेसिस पे, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। तो हमारे पास अब साइन और कॉज और टेन का टाइम पीरियड मैंने यहाँ मेंशन किए। कैसे निकलता है? आप ये समझ लें कि यहाँ 0 है, ये आपकी वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है 3π/2, और ये वैल्यू है 2π। ठीक है। तो साइन की जो कर्व है ना, वो 0 से स्टार्ट करती है, उसका एक जो एंड है वो पाई पे खत्म होता है, फिर नीचे से दोबारा से फिर 2π पे खत्म होता है। ये साइन की कर्व है। ठीक है। तो हमारे पास जितना ऊपर होता है वैसे उतना ही नीचे होता है। मैंने रफ सी फिगर बनाई है। तो साइन की कर्व में एक ये जो चक्कर पूरा करने के लिए हमारे पास कितना, किधर से किधर तक गया? 0 से 2π तक गया। उसके बाद दोबारा से ये चीज रिपीट हो जाती है, मतलब यही वाली कर्व रिपीट होगी, फिर से इस तरह से जाएगी, फिर से इस तरह से रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास ये साइन के कर्व का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π होता है। ठीक है। इसी तरह से कॉस की कर्व बनती होती है। कॉस के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको बताया था, इनकी 1 से -1 के बीच में लाया करती है। कॉस का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। π/2 पे 0 होता है, फिर इस तरह से 3π/2 पे भी 0 हो जाता है, फिर इस तरह से जाता है। ठीक है। तो ये जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से कॉस का कर्व कंप्लीट होता है। तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि 0 से 2π तक आपका ये आधा पाए, ये पूरा पाए, फिर ये आधा पाए, टोटल आपका 2π कंप्लीट करता है कॉस भी। तो उसका टाइम पीरियड दोबारा से अब इस तरह की कर्व हो गई, तो दोबारा से इसी तरह से ये कर्व रिपीट होती चली जाती है कॉस की भी। सेम इसी तरह से हमने टेन की कर्व को देखना है। तो साइन और कॉस के लिए हमने क्या कहा? पीरियड मतलब रिपीटिशन ऑफ द कर्व कितने दौरानिये के बाद पूरी हो रही है? 2π के बाद फिर रिपीट पे आ रही है। ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक 2π कंप्लीट करके फिर दोबारा रिपीट पे जा रही है। ठीक है। लेकिन टेन के लिए डिफरेंट होती है चीज। टेन के लिए क्या होता है? पाई और -π पे आपकी टेन की वैल्यू क्या हो जाती है? π-π पे नहीं, बल्कि π/2 और -π/2 पे अगर आप देखें तो टेन होता है इन्फिनिटी पे। तो मतलब ये इस तरह से कर्व जा रही होती है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये टेन की कर्व होती है। कैसे होती है बच्चे? जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो हम बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये 0 पे एक तो टेन की वैल्यू 0 होती है, दूसरा पाई के ऊपर आपकी टेन की वैल्यू 0 होती है। मतलब यहाँ से फिर से ये ग्राफ रिपीटिशन पे जाएगा जब आपका पाई इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से -π पे भी देखा जाए तो 0 से पाई तक जब कंप्लीट होगा तो फिर से आपकी कर्व इस तरह से बनेगी। ठीक है। तो ये टेन की कर्व्स हैं जो पाई के बाद दोबारा से रिपीट होती हैं। यही शक्ल आपकी बार बार रिपीट होती है पाई पाई इंटरवल के बाद। क्लियर है बात? तो टेन और जो इनके है ना टाइम पीरियड, वही इन्हीं के रेसिप्रोकल्स के हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो 2π उसका भी पीरियड है, कॉस का सीकेंट है उसका भी 2π है, और टेन का कॉट है तो कॉट का भी पाई टाइम पीरियड है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। ये चीज मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जब आपका y साइन ऑफ ए एक्स की शक्ल में लिखा होगा, मतलब खाली x हो, खाली साइन ऑफ x लिखा होता तो टाइम पीरियड कितना होता है इसका? खाली 2π होता। लेकिन अगर साइन के साथ x, साइन के अंदर x के साथ कोई a टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने उसके टाइम पीरियड से उसी टर्म को क्या कर देना है? डिवाइड। अगर इस x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके टाइम पीरियड से वही वाली रकम क्या हो जाएगी? सिर्फ डिवाइड। ओके। तो हमारे पास अब ये y की वैल्यू पार्ट 2 पहले करवाऊंगी मैं। y के अंदर क्या दिया हुआ है? कॉस ऑफ 5x। अब साथ में क्या लिखा हुआ है हमें इससे सरोकार नहीं है बच्चे, हमने उस तरीके को देखना है। तो आप लिखेंगे पीरियड ऑफ कॉस। कॉस क्या होता है बच्चे? पीरियड कॉस का क्या होता है? कॉस ऑफ x क्या होता है? 2π। लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ x नहीं दिया हुआ जबकि 5x दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज पीरियड ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस 4। अब 4 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, हमें इससे सरोकार नहीं है, हमें इस चीज को देखना है। x के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है बच्चे, वो उसी के पीरियड से क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। सेम इसी तरह से पार्ट 5 देखें बच्चे। y इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पीरियड ऑफ साइन ऑफ x कितना होता है? 2 है, 2π। ठीक है। तो पीरियड ऑफ
5 साइन ऑफ 2x। अच्छा, बाहर साइन के क्या मल्टीप्लाई हमें से सरोकार नहीं है, x के साथ क्या वैल्यू लिखी हुई है, सिर्फ x के साथ वाली वैल्यू ही टाइम पीरियड से क्या हो जाती है, डिवाइड। तो वो 2 से डिवाइड होके 2 पाई कैंसिल होके हमारा टोटल टाइम पीरियड क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक, पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से y इक्वल्स टू पार्ट 1 जो दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 6 सीकेंट ऑफ 2x माइनस 3। अब पीरियड ऑफ सीकेंट ऑफ x, सीकेंट का पीरियड क्या होता है, सीकेंट कॉस का ही उलट होता है, तो बच्चे 2 पाई ही होगा इसका। देन पीरियड ऑफ 6 सीकेंट 2x माइनस 3 हमारे पास गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो है, या आप इसकी जगह ना अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते देन द पीरियड ऑफ y विल बी लिख सकते हैं, या इज इक्वल्स टू y का टाइम पीरियड क्या होगा, सीकेंट के अंदर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी 2 पाई से 2 डिवाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, खाली पाई, 2 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट करें बच्चे, इतना छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ये, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, y 7 साइन ऑफ 3 पाई, तो पीरियड ऑफ साइन ऑफ x आप लिखेंगे कितना होता है 2 पाई। देन पीरियड ऑफ y जो है हमारा गिवन क्वेश्चन, उसमें साइन के अंदर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ रही होगी बच्चे। सो दिस इज द फाइनल पीरियड ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर। तो पार्ट 3 और पार्ट 6 हमारे थोड़े से डिफरेंट है बाकी पार्ट से, बाकी पार्ट्स आपने देखा बहुत इजीली सॉल्व हो गए। तो हमारे पास अब इनमें ना सम ऑफ 2 पीरियड्स आएगा, मतलब अब पहले तो खाली एक एक चीज का पीरियड निकालते थे ना, अब इनमें उन 2 पीरियड्स का सम निकालेंगे। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ कॉट ऑफ 4x निकाल लेते हैं। पीरियड ऑफ कॉट ऑफ 4x क्या हो जाएगा, कॉट का पीरियड क्या होता है बच्चे, पाई, और 4x है तो डिवाइडेड बाय x के साथ वाली टर्म 4 है तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो पीरियड ऑफ साइन ऑफ 5x बाई 2, 5x बाई 2 साइन का पीरियड अगर हम देखें, साइन का पीरियड क्या होता है बच्चे 2 पाई, डिवाइडेड बाय x के साथ टर्म क्या लिखी हुई है इसमें 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना तो ये 2 बाई 5 हो जाएगा, और 2 बाई 5 2 पाई से जब मल्टीप्लाई होता है तो 4 पाई बाय 5 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पीरियड ऑफ y निकालना है, जो कि सम ऑफ पीरियड ऑफ बोथ टर्म्स होगा, इसका पीरियड और इसका पीरियड का सम। अब आपने सम कैसे लेना होता है, एक चीज याद रखिएगा, मतलब आपने पाई बाय 4 और 4 पाई बाय 5 का क्या लेना है, सम। लेकिन इनको ऐसे ही प्लस नहीं करना। सम के लिए मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है बच्चे, आप क्या करते हो, दोनों पीरियड्स के जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम, तो आपने सम के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर कौन है, पाई और 4 पाई, पाई कॉमा 4 पाई में से एलसीएम कौन आएगा वो देखेंगे, डिवाइड करेंगे। जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपने क्या लेना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं पढ़ाऊंगी बच्चे इस क्वेश्चन कोर्स में, तो वो आपने उम्मीद करती हूँ पढ़ाई होगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे आपके पास 1/3 और 1/6 पड़ा होता और एलसीएम लेना होता, तो आपने 3 और 6 में से कौन सा एलसीएम लेता, जो बड़े वाली टर्म होती जो उसके टेबल में आ रही होती है 6। ठीक है, इसी तरह से आपके नीचे यहाँ पे एलसीएम पड़ा हुआ है पाई और 4 पाई, तो बड़ा कौन है इन दोनों में, 4 पाई बड़ा है, तो एलसीएम आपका क्या आएगा इनके केस में, ऊपर न्यूमरेटर में 4 पाई। एचसीएफ होता है कि ये जो दोनों नंबर हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब 4 का टेबल अगर मैं लिखूं तो 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, और 5 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 1 मल्टीप्लाई 5 लिख सकती हूँ। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, खाली 1। ठीक है, तो 4 पाई बाय 1 आ जाएगा, जिसका आंसर क्या होता है 4 पाई। सो दिस इज द पीरियड ऑफ y। अब सम के लिए बच्चे आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने कभी भी इनका ऐसे एलसीएम लेके खाली सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेके फिर आंसर निकालना होगा। इसका तरीका यही है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है बच्चे, ये थोड़ी ज्यादा तफसील हो जाएगी, तो हम फिलहाल इस एक्सरसाइज में उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। टाइम हो तो इंशाल्लाह हर चीज को बाद में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा इस वाले वीडियो में फोकस सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना है और आसान तरीके समझना है। ठीक है, पीरियड ऑफ, अब y के अंदर क्या क्या चीज आ रही है बच्चे, 2 tan of 3x, एंड पीरियड ऑफ हमने निकालना है 75 cos of x। ठीक है, अब cos of x का पीरियड क्या होता है बच्चे, 2 पाई cos x। अब 75 साथ में लिखा हुआ है, हमें इससे सरोकार नहीं है। ठीक है, 2 tan of 3x, tan का पीरियड क्या होता है पाई, x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो पाई बाय 3 इज द पीरियड ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो अब y के लिए हमने क्या करना है, पीरियड ऑफ y
y के लिए इन दोनों के पीरियड्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे π/3 और 2π आपके क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। तो इनका ऐड कैसे करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कौन है, पाई एंड 2π, ठीक है। और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ, डिनोमिनेटर क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो कॉमन फैक्टर 3 और 1 में कौन होगा बच्चे, अगर आप देखें 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 होता है और 1 के टेबल में 1 1 ज़ा 1 होता है, तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही निकल रहा है। तो डिनोमिनेटर में 1 और एलसीएम पाई और 2π में जो बड़ा नंबर है वो आ जाता है, ठीक है। तो 2π/1 आंसर क्या है, 2π। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चे ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते थे। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।